नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। हाईवे इंजीनियरिंग का मैंने पहले लेक्चर के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे। मुझे आशा है आप लोगों ने वह वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे। आज मैं उसी क्रम में चैप्टर 2 का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 जो चैप्टर है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी तथा आपके जो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तीनों तरीके से यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यह टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वह बहुत लेंथी है, तो मैं इसको कई सारे वीडियोस में पढ़ाऊँगा और आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा, जिससे आप रोड के एक एक चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो सकें, बहुत अच्छे से उसको समझ सकें। एक एक बिंदु पर मैं चर्चा करूँगा, एक एक फिगर पे मैं डिस्कस करूँगा आपसे, एक एक पॉइंट को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। हाईवे इंजीनियरिंग में जो यह चैप्टर है, इसका नाम है रोड जियोमेट्रिक्स, जिसमें आपके बहुत सारे रोड के टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं, जिनके बारे में अगर आप रोड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको जानना, उनके स्टैंडर्ड्स हैं जो NHAI के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा निर्देशित किए गए हैं, उन बिंदुओं को भी आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं। रोड जियोमेट्रिक्स, सड़क के ज्यामितीय मान, अच्छी सड़क की क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पहले अच्छी सड़क की आवश्यकताएं क्या हैं। जब आप रोड बनाते हैं तो आप रोड से क्या चाहते हैं, है ना, तो वो उससे क्या चाहते हैं, क्या आपकी आकांक्षा होती है उससे, तो उसके बारे में हम पहले जानते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि हमें उस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा, हमारी क्या उम्मीदें हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई घर बनवाते हैं तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि मैं घर ऐसा बनवाऊँगा, उसका कमरा यहाँ होगा, उसका बाथरूम वहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, है ना, इस तरीके से बैठक यहाँ होगा। तो इस तरीके से आप पहले दिमाग में एक प्लान कर लेते हैं, उस प्रोजेक्ट से एक अपने लिए एक आशा का चयन कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, है ना, जिससे यह अच्छी तरीके से हमारा घर बन सके। तो उसी तरीके से रोड की लिए कुछ विशेषताएं हैं, उसकी अच्छी सड़क कैसे बनेंगी, कुछ आवश्यकताएं हैं पब्लिक की, उनके बारे में हमें ध्यान देना है। तो सड़क की चौड़ाई, सड़क जो कैरिज वे होता है, कैरिज वे जो है वही सड़क की चौड़ाई कहलाती है। यह जो है यातायात की सघनता पर या ट्रैफिक डेंसिटी पर निर्भर करती है। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, किसी भी रोड पर चलने वाला पर घंटा या पर डे या 7 दिन में जितने वाहन चलते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, ट्रैफिक डेंसिटी कहलाती है। अगर पर आवर 100 ट्रैफिक चल रहा है और किसी जगह पर आवर 200 ट्रैफिक चल रहा है तो इसका मतलब जो 200 है वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है। अगर ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर कैरिजवे की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बर्म की, स्कंध की, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर की। जो आपका कैरिजवे होता है, जैसा कि मैंने आपके पहले लेक्चर में बताया था, आपको याद होगा अगर आपने वह लेक्चर देखा होगा, यह पोर्शन जो मैं अभी आपका बना रहा हूँ, ये पोर्शन आपका कैरिजवे कहलाता है। इस कैरिजवे को रोकने के लिए, या चूँकि बिटुमिन का इसका टॉप का लेयर बिटुमिन का होता है, नीचे आपका सब ग्रेड से स्टार्ट होके और टॉप लेयर तक जाता है, कोटिंग तक जाता है। उसको रोकने के लिए यहाँ पर कच्ची ईंटों का या ईंटों का चट्टा लगा होता है, ऊपर लगा दिया जाता है एक लेयर, या फिर यहाँ पर सिर्फ मिट्टी का एक रोक लगा दी जाती है दोनों तरफ में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शोल्डर। शोल्डर क्या काम करता है, ये जो आपका पेवमेंट है, यह जो आपको कैरिजवे है, इसको क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। क्योंकि जब व्हीकल इस पे चलेगा तो यह लोड नीचे भी जाएगा, यहाँ पर भी, और लोड जो है वो साइड में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इससे जो आपका शोल्डर है,
शोल्डर रोड के पेवमेंट को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई व्हीकल ख़राब हो गया, रोड पर आप जा रहे हैं, व्हीकल ख़राब हो गया, तो आप उसको शोल्डर पर उतार कर उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तीसरा एक इसका और है, अगर आपका वन वे रोड है तो आप उसको जब पार कर रहे हो, रोड को क्रॉसिंग कर रहे हो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल पर, और रोड पे जगह बहुत अच्छी ज़्यादा ना हो, तो आप अपने व्हीकल का या दूसरा जो है वो इंसान अपने व्हीकल का पहिया शोल्डर पे रख के और गाड़ी को क्रॉस कर सकता है। तो क्रॉसिंग में भी मदद करता है, आपका रोड को बचाने में भी मदद करता है, और आपके पेवमेंट को क्षतिग्रस्त होने में भी मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं समतल साफ सड़क की। तो यहाँ पर समतल साफ सड़क का मतलब यह नहीं है कि रोड पूर्णतः झाड़ू लगी होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है। समतल साफ सड़क का मतलब है जब आप रोड बनाएं तो उस पर जो सॉइल का पार्टिकल हो वह नहीं होना चाहिए, रोड हार्ड होनी चाहिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें पानी का परफोलेशन नहीं होना चाहिए, वाटर परफोलेट नहीं करना चाहिए। अगर वाटर परफोलेट कर जाएगा तो बिटुमिन से एग्रीगेट का बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे बिटुमिन जो एग्रीगेट जो है वो उधरने लगेगा। और उधरेगा कैसे, जो टायर का फ्रिक्शन होगा वह एग्रीगेट पे लगता रहेगा और धीरे धीरे उखड़ता रहेगा। तीसरा है जल निकासी। जो वाटर है उसकी जल निकासी कैम्बर ऐसा दिया होना चाहिए, जिसकी बात मैंने पहले की थी। कैम्बर इज अ क्रॉस स्लोप, है ना, कंस्ट्रक्टेड ओवर द रोड सरफेस फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर। तो जो आपका जल निकासी है वह भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि रोड के सरफेस पर वाटर का उपस्थिति ना हो। उसके बाद बात करते हैं बारहमासी। जब सड़क की बात करते हैं कि सड़क जो है 12 महीने तक चलायमान होनी चाहिए, या रोड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो बरसात आई तो रोड कट के बह गई, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो उस पर भूस्खलन का बहुत प्रभाव हो, ना तो उस पर हिमपात का प्रभाव हो, और ना ही वर्षा का बहुत अधिक प्रभाव हो, जिससे वर्षा के कारण रोड का जो स्थिरता है वो ख़त्म हो जाए। बात करते हैं बाढ़ मुक्त की। तो जैसा कि पहले पॉइंट में ही डिस्कशन हो गया है इस पॉइंट के बारे में, या लगभग दोनों सेम पॉइंट हैं, कि किसी भी दशा में बाढ़ का पानी रोड के ऊपर नहीं आ जाना चाहिए, रोड इतनी ऊंचाई पर बनाना चाहिए। ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये डाटा आपको गवर्नमेंट PWD ऑफिसर्स में मिल जाएगा कि बाढ़ जो है इस क्षेत्र में कितने mm तक आती है पिछले 35 सालों में, 30 सालों में डाटा, उसके आधार पर रोड का हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो सड़क है वो सभी प्रकार के यातायात के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका उसमें बैलगाड़ी निकल जाएगी तो आपका ट्रक नहीं निकल पा रहा है। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें बैलगाड़ी से लेके और आपके मर्सिडीज़ तक सारे व्हीकल्स बहुत आसानी से निकल जाएं। बात करते हैं फुटपाथ की, पदाति पथ की, है ना। पदाति पथ बोले तो फुटपाथ शहरों में चूँकि ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा होती है, व्हीकल्स की जो रोड होते हैं वो व्हीकल्स की स्पीड जो है वहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पैदल पब्लिक है, पैदल चलने वालों के लिए अलग से साइड में फुटपाथ बनाया जाता है। इसी फुटपाथ के नीचे हमें ड्रेनेज पाइप भी डाल दी जाते हैं, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में चर्चा भी करूँगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो फुटपाथ का होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर, शहरी सड़कों पर, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं नगरीय सड़कों पर। उसके बाद बात करते हैं कर्व की। रोड पर जो कर्व होने चाहिए वह बहुत स्टीप कर्व नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम मोड़ जो हो वो ऐसा हो, है ना, दूर से मोड़ कर्व लिया गया हो। दूर से अगर कर्व लेंगे तो उसमें विजिबिलिटी कम होने के चांस नहीं होते हैं। अगर मोड़ जो है बहुत पास से लिया जाता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, हमें व्हीकल का भान नहीं हो पाता है और आपस में टकरा जाते हैं। जो आपके साधन हैं, व्हीकल्स हैं, वो आपस में टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इनसे भी बचाव रखना चाहिए, है ना। तो कर्व जब भी आप देंगे तो एक तो कर्व कम देंगे, और कर्व अगर देंगे
तो वह बहुत स्टीप नहीं होने चाहिए, सरल टाइप के वक्र होने चाहिए। सरल वक्र उन्हें बोलते हैं जिसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहनी चाहिए, बनी हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अनुदैर्ध्य ढाल। इसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी बोल सकते हैं, इसको आप ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। तो ग्रेडियंट इस प्रकार का होना चाहिए। ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका ओवरब्रिज है और यहाँ से ये रोड ऐसे जानी है इस पर, और उसके बाद इधर उतर जानी है, ये ओवर ब्रिज है। अब इसको इस प्रकार का ग्रेडियंट दें कि इस पर बैलगाड़ी भी चढ़ जाए और मर्सिडीज भी चढ़ जाए और यहाँ पर आराम से उतर भी जाए। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर कितनी दूरी से ढाल देनी है वह हमें यह सोच के ढाल देनी पड़ती है कि इस पर सभी प्रकार के वाहन आराम से निकल जाएं। तीसरा है, 11वां पॉइंट है आपका पारक। तो सड़कों पर जो पारक है उनकी संख्या जो है वह न्यूनतम होनी चाहिए। पारक मतलब क्रॉसिंग, और जो संगम मतलब आपका जो चौराहा है ना, आपका तिराहा है, यह जो एक आपका एक जगह पर आके कई रोडों का मिलना है, यह कम होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा डिज़ाइन होगा, उनकी संख्या कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी, तो रोड के डिज़ाइन स्पीड एक तो कम हो जाती है और दुर्घटना होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं इनके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसलिए अभी मैं आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट बहुत शॉर्ट में बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी पॉइंट हैं इनके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी है, जो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता रहूँगा। उसके बाद बात करते हैं लंबाई की। तो रोड की लंबाई जो है वह न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि न्यूनतम अगर लंबाई होगी तो ईंधन की खपत कम होगी, ईंधन की खपत कम होगी तो पब्लिक का फ़ायदा ज़्यादा होगा, पब्लिक का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्लस रोड की लंबाई कम होगी तो जो गवर्नमेंट उसमें मटेरियल लगा रही है रोड बनाने में, वह भी कम लगेगा। मटेरियल कम लगेगा तो रोड के व्यय में कमी आएगी। उसके बाद बात करते हैं निर्माण लागत की। तो रोड की निर्माण लागत न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम कैसे होगी, पहले से मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि जो पुल पुलिया इनके जो निर्माण हैं इनकी संख्या कम होनी चाहिए। रोड के मटेरियल्स जो हैं वह अच्छे होने चाहिए, और जो पेवमेंट है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमको रोड की जितनी चौड़ाई नहीं चाहिए उससे ज़्यादा हम बना देते हैं। तो जो डिज़ाइन हो वह एकदम मानक डिज़ाइन हो, स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा ना आए। अनुरक्षण, सड़क की जो देखभाल है वो लगातार करते रहनी चाहिए, जिससे सड़क को हमें दोबारा बनाना ना पड़े, जबकि हमें उसको मेंटेनेंस लगातार करते रहना चाहिए, जिससे उसकी एज में बढ़ोतरी हो सके। भविष्य में रोड प्रसार, जब भी हम रोड का ज़मीन लेते हैं तो ऐसा ना हो कि हमें रोड का अलाइनमेंट फिर अलग से चेंज करना पड़े। हमें इतनी उसमें गैप रखना चाहिए, इतनी ज़मीन लेने में इतनी ज़्यादा ज़मीन ले लेनी चाहिए कि अगर भविष्य में रोड हमें प्रसार करनी है तो वह उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए, है ना। सड़क पेवमेंट को चौड़ा किया जा सके। अब बात करते हैं सड़कों के शीघ्र क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण हैं। तो सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के भाई क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस। जब कोई भी आप घर बनवाते हैं तो उसके क्षतिग्रस्त होने के, उसके जल्दी टूटने क्या कारण है। पहला कारण तो यही है कि मटेरियल आप ख़राब लगा दीजिए तो जल्दी टूट जाएगा, तो यहाँ भी रहे मटेरियल। दूसरा, आपने डिज़ाइन सही नहीं किया, निर्माण सही नहीं किया, तो वह भी दोष। चौथा, आपके पास सब कुछ सही था लेकिन आप सही से मिला नहीं पाए, एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिक्सर ही नहीं मिला पाए, तो मतलब सामग्री का चयन ही नहीं कर पाए सही से, तो यह भी एक दोष है। अब रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बर्म्स का कट जाना, पानी का इन्फिल्ट्रेट कर जाना, जलग्रस्त हो जाना, उसके बारे में भी बात है। उसके बाद बात करते हैं कि भारी वाहनों का तेज़ गति से चलना। तो भारी वाहन जब तेज़ गति से चलेंगे तो क्या दिक्कत आएगी। रोड, जब भारी वाहन रोड पर चलता है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है वह बहुत, उसमें गैपिंग बहुत कम होती है, बहुत अच्छे से रोड के और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। और जब वह टायर जो बहुत स्पीड से चलते हैं तो रोड में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, मोड़ पड़ने लगते हैं, गिट्टियाँ उखड़ने लगती हैं। तो या जब हम उसमें एकदम से ब्रेक लगाते हैं,
है ना, तो रोड एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है, यह भी दिक्कत आती है। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के मौसम में, जब गर्मी के मौसम में ट्रक चलते हैं रोड पे तो ट्रक के मार्क्स बन जाते हैं, जबकि आप साइकिल चलाते हैं, आप बाइक से जाते हैं या हल्के वाहनों से जाते हैं तो उसके मार्क्स कम पड़ते हैं, उस पर निशान कम पड़ते हैं, जबकि आप जब ट्रक से जाते हैं तो बिटुमिन पे निशान पड़ जाते हैं। तो यह भी एक रोड का नष्ट होने का नुकसान है। 5वां पॉइंट है आपका कि अगर हम ऐसा वाहन जिसमें लोहे के पहिए लगे हुए हैं, जैसे आपका हैरो हो गया, किसान के प्रेटस हो गए जो किसान यूज करते हैं, है ना, या आपका कुछ इंडस्ट्री में यूज होते हैं वाहन, तो ऐसे वाहन जिसमें टायर या पहियों के जो निशान हैं वो आपके कैरेज वे पर पड़ जाते हैं। आजकल ऐसे वाहनों को जो है ट्रैक्टर में सुविधा होती है कि आप उसको हवा में ऊपर उठा लें हाइड्रोलिक के तहत, जिससे रोड का नुकसान ना हो सके। फिर भी अगर यह पॉइंट दिया है तो उसको आप मेंशन ज़रूर करिएगा। बात करते हैं ज्यामितीय मान की। तो ज्यामितीय मान क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोग रट लीजिएगा एकदम किताबी लैंग्वेज में। क्या होती है, यातायात को सुगमतापूर्वक सड़क पर बने रहने, सुरक्षापूर्वक गंतव्य स्थान की ओर लगातार बढ़ने के लिए एक सड़क पटरी को जिन ज्यामितीय प्रतिबंधों और अभिलक्षणों की पूर्ति करनी पड़ती है उन्हें सड़कों का ज्यामितीय मान कहते हैं। ज्यामितीय मान का मतलब नॉर्मल भाषा में समझिए कि जो ट्रैफिक है उसको आप अच्छे से ड्राइव करने, रोड जो जहाँ तक जाना चाहता है वहाँ तक उसे पहुँचाने, और जितना भी मैनेजमेंट है रोड का उसके स्टैंडर्ड्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की जो पूर्ति है वह क्या कहलाती है, ज्यामितीय मान कहलाती है, या ज्योमेट्रिक वैल्यू कहलाती है, या आप इन भाषा में भी कह सकते हैं कि यह जो ज्योमेट्रिक वैल्यू है यह रोड के ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जो आपको रोड बनाने पर आपको लागू करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सड़कों व महामार्गों का विकल्पन करते समय ज्यामितीय मान पर विचार किया जाता है। तो देखिए जो सड़क या रोड हैं, है ना, महामार्ग हैं, हाईवेज़ हैं, तो इनके में जब आप डिज़ाइन करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक के बारे में विस्तृत मैं चर्चा करूंगा। आपको फिर मैं दे रहा हूँ कि आपके लिए एक एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। आपसे फिगर सहित, चित्र सहित, टेबल सहित विस्तार से वर्णन किया जाएगा एक एक बिंदु का। ठीक है, तो इनके ज्यामितीय मान कौन कौन से ज्यामितीय मान हैं जिन पे आपको पढ़ना है, डिस्कशन करना है, उनके मैं नाम पढ़ देता हूँ। ये वाली टेबल मैं हर लेक्चर में आपका सबसे टॉप पे रखूँगा। उसके बाद जो जो ज्यामितीय मान पढ़ाने होंगे उनमें उनको अलग कलर से, और जो ज्यामितीय मान पढ़ा चुका हूँगा उनको अलग कलर से प्रदर्शित करूँगा आगे से, क्योंकि आज स्टार्टिंग है इसलिए मैंने यह ज्यामितीय मान सारे लिख दिए हैं। आगे आने वाले क्लासेस में इन सारे ज्यामितीय मान को रखूँगा पेज पे और फिर बताऊँगा कि आज ये ज्यामितीय मान आपको इस लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। तो बात करते हैं रोड अलाइनमेंट, सड़क का संरेखण, इसके बारे में बताएंगे। सड़क की संरचना, रोड स्ट्रक्चर के बारे में, निर्माण तल या चौड़ाई, फॉर्मेशन विड्थ के बारे में, पेमेंट की चौड़ाई इसके बारे में, रोड शोल्डर के बारे में। देखिए मैंने कहा था ना कि सबके बारे में आपको डिटेल्ड स्टडी आएगी, है ना। पहले आप सबके नाम जान लिए क्या होता है, इसको पहले चैप्टर में मैंने फिगर के साथ दिखा दिया कौन चीज़ कहाँ होती है। अभी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि रोड पेमेंट क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, आपका साइड स्लोप क्या होता है, क्रीट वे क्या होता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आप पहले लेक्चर में अगर देखिएगा तो सबके बारे में इंट्रोडक्शन आपका बन जाएगा, आपके दिमाग में एक संरचना तैयार हो जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या है, तभी आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पार्श्व ढालें, क्रॉस स्लोप, रोड लैंड, राइट ऑफ वे, ग्रेडियंट। उसके बाद बात करेंगे कर्व की बात करेंगे, डिजाइन स्पीड की बात करेंगे, वाइडनिंग ऑफ रोड की बात करेंगे, साइट और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे, सुपर एलिवेशन की बात करेंगे, रोड कर्व की बात करेंगे, रोड मार्जिन की बात करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रोड की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आप रोड पैटर्न की बात करेंगे।
तो इतने बिंदु हैं जिनके बारे में आपको चर्चा करनी है, जिनके बारे में आपको विस्तार से समझना है। तो इसीलिए यह चैप्टर बड़ा हो जाता है कि जितने मैंने पॉइंट आपको यहाँ 19 पॉइंट बताए हैं, इन 19 पॉइंट की आगे विस्तार से वर्णन है, जिसका मैं कुछ पॉइंट यहाँ इस लेक्चर में बताऊँगा, कुछ पॉइंट आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा। और जब ये पूरे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं रोड अलाइनमेंट की। रोड अलाइनमेंट क्या होता है? तो देखिए, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। ये आपकी मान लीजिए कोई शहर की ज़मीन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, बस आप ये समझिए कि अगर आपको इस प्लान एरिया पे रोड बनाना है तो क्या होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु बी है। इस बिंदु को और इस बिंदु को कनेक्ट करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे जाके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने ऐसे जाके एक रस्सी खींची, एक धागा खींचा, जो भी कनेक्ट किया, तो क्या हमने रोड बना दी? नहीं, हम इसका सेंटर लाइन फावड़े से बनाएंगे। जो सेंटर लाइन बनाएंगे, यह इसका क्या कहलाएगा? रोड अलाइनमेंट कहलाएगा, रोड संरेखण कहलाएगा। या आप जो नक्शे, अब ये मैंने आपको नक्शा बना के आपको दे दिया था, यह नक्शा आपने ज़मीन पर जब उतारा तो यहाँ पर बीच में सेंटर लाइन डिजाइन कर ली। जो सेंटर लाइन आप डिजाइन करते हैं, उसको डिजाइन करने में क्या क्या बिंदु सोचने हैं, उसके बारे में आगे डिस्कशन किया जाएगा। तो रोड अलाइनमेंट क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सड़क रेखा, है ना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो सड़क की जो लाइन है, उस सेंटर लाइन है, उसका ड्रा करना, वो क्या कहलाता है? उसकी स्थिति ड्रा करना क्या कहलाता है? सड़क का संरेखण कहलाता है। अब बात करते हैं सड़क के संरेखण के लिए या अलाइनमेंट के लिए कौन सी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है या कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम लंबाई। देखिए, हमें रोड के डिज़ाइन के लिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम रोड डिज़ाइन करेंगे तो दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी हो, दो स्थानों के मध्य, वह न्यूनतम लेकर चलेंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कुछ बाधाएं आ जाती हैं या कभी कुछ एसेंशियल पॉइंट्स आ जाते हैं, जिनके कारण हमें उन दोनों बिंदुओं को बढ़ाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है या उन दोनों स्थान से हटना पड़ता है। तो इन चीज़ों में मैं फिगर से समझाऊंगा कि क्या परेशानी आती है। तो पहली है दिक्कत कि जब दो स्टेशनों के सीध में या साइड में कोई नगर पड़ रहा हो या कोई पार्श्व में कोई नगर पड़ रहा हो जिससे सड़क को जोड़ना पड़े मजबूरन में। तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ये ए नगर है, ये सी नगर है, लेकिन यहाँ पर ये बी नगर पड़ गया। पहले हम इसको ज्वाइन कर रहे थे ए से सी को और मिनिमम डिस्टेंस आ रही थी, लेकिन चूँकि सी जो बी पॉइंट है, यह सिटी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ गई बीच में। तो अब हमें रोड को कैसे ज्वाइन करना है? ए से बी में और फिर सी में। तो इस प्रकार से अगर अलाइनमेंट है, यह दिक्कत आ जाती है, तो हम मिनिमम डिस्टेंस चूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं, अगर सड़क पर नदी नाले या न्यूनतम पार्ट, है ना, पड़ रहा है तो क्या होगा। तो देखो, हम जो रिवर होती है, नदी है, नाला है, जो भी है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे, मान लीजिए हमारी रोड जा रही है, ये रोड जा रही है और ये आपकी रिवर जा रही थी। अब इस रिवर की जहाँ पर चौड़ाई सबसे कम होगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे? रोड को क्रॉस करेंगे। उसका रीज़न क्या है? जहाँ पर रोड की चौड़ाई न्यूनतम होगी, नदी की चौड़ाई न्यूनतम होगी, वहाँ पर अगर हम रोड ब्रिज बनाएंगे तो ब्रिज की चौड़ाई भी ऑब्वियसली कम होगी। अगर ब्रिज की चौड़ाई कम होगी तो वहाँ पर व्यय कम आएगा, प्लस वाटर का कटान कम होगा। और अगर नदी, चूँकि नदी क्या है? नेचुरल स्ट्रक्चर है, तो नेचुरली वहाँ पर कटान कम हुई, इसका मतलब क्या है? वहाँ की सॉइल भी बहुत स्ट्रांग है। तो यह पॉइंट भी दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये फिगर में आप देखिए, ये आपकी नदी थी, यहाँ पर नदी की चौड़ाई कम थी, इसलिए हमने रोड को यहाँ पर क्रॉस किया है ना। तो नदी नाले को समकोणक पार करने, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम नदी नाले को समकोणक पार करेंगे या उसकी चौड़ाई जहाँ पर कम होगी वहाँ पार करेंगे, तो जो ब्रिज है उसकी चौड़ाई कम होगी
प्लस चूँकि नेचुरल स्ट्रक्चर है वो, तो वहाँ पर मिट्टी का कटान कम हुआ है, तो आगे इन फ्यूचर भी उसका कटान कम ही होगा, यह सोचकर क्रॉस करेंगे। अब बात करते हैं, अगर कहीं पर खदान में या सड़क संरेखण जहाँ पर कोई महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे कोई खदान आ जाए, है ना, या आपकी कोई इंडस्ट्री आ जाए, तो फिर उस जगह को जोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यह पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब हमें जो है ये वैसे हम ऐसे निकाल रहे थे, इसके पास से साइड से निकाल रहे थे, लेकिन हमने इसको यहाँ से कनेक्ट करके दिखाया है कि हमने इसको कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के लिए रीजन हमारा क्या रहा, क्योंकि यहाँ पर एक खदान थी और खदान को हमें कनेक्ट करना था, महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ना था। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ स्थलों को हटाना पड़ता है, उससे दूर जाना पड़ता है। तो अगर सीधी अलाइनमेंट पर कहीं पर बाग है, बगीचा है, दलदल है, धार्मिक स्थान है, तो उन जगहों पर, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको ये दलदल, अगर ये मार्सी लैंड दिखाई है, तो अब इसमें तो हम रोड ले नहीं जा सकते इस तरीके से, तो फिर हमने क्या किया, साइड से रोड को डिजाइन किया। तो दलदली भूमि है, तो इसमें मैंने लिखा है आपत्तिजनक स्थान से सड़क संरेखण को दूर रखना, है ना, या वहाँ पर घुमाव देना आवश्यक हो जाता है। देखिए बहुत सारी किताब के पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो एग्ज़ाम में आपको लिखने हैं। अगर मैं यही अपनी PDF आपको पढ़ के सुनाता रहूँगा तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपनी भाषा में एक टीचर्स की जो ग्रामीण भाषा होती है, जो इससे स्टूडेंट समझ पाता है जिस चीज़ को, या आप ये कह सकते हैं जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज होती है, जो आजकल हम लोग आसपास देखते हैं, एग्जाम्पल देके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको तो आप पढ़ के एग्ज़ाम में उतार सकते हैं। बात है कि चीज़ों को समझना कैसे है, वह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि सरल ढालें वक्र। पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि सड़क संरेखण जो है उसमें जो ढाल है और या कर्व है, या स्लोप है या कर्व है, वह बहुत तीखे नहीं होने चाहिए, बहुत तीव्र नहीं होने चाहिए, है ना। तो तीखे नहीं होंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ठीक है, तो इनमें क्या है, दूर से लेना चाहिए, भले थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाए, लेकिन तीखे होने से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद सड़क जो है ना तो बहुत ज़्यादा कटान में होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा भराव में होनी चाहिए। अब रोड इन कटिंग, रोड इन फिलिंग होता क्या है ये देखिए। तो देखिए मान लीजिए हमें ये एक ज़मीन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर ये है, ठीक। अब यहाँ पर क्या था कि भाई ये मिट्टी काटी, यहाँ पर आपने डाल दी, ये मिट्टी काटी, यहाँ पर आपने डाल दी। अब ये मिट्टी काट के कहाँ डालिएगा, तो यहाँ पर कटान बहुत ज़्यादा है, तो कटान में भी तो खर्चा आएगा। उसी तरीके से जहाँ ढाल होगी वहाँ भराव में बहुत खर्चा आएगा। तो इसमें क्या है, अगर रोड बहुत ज़्यादा कटान और का भराव होता है तो उससे निर्माण लागत बढ़ जाती है। तो अगर हम न्यूनतम कटान और न्यूनतम भराव पे हम डिज़ाइन करेंगे तो रोड की जो निर्माण लागत है ना, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है आपका कि जलग्रस्त भूमि हो वहाँ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जलग्रस्त भूमि से नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा, जो रोड है वो ज़मीन में अंडरग्राउंड में धंस जाएगी या लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, या लैंड सब्सिडेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो रोड है वह हमारे कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में चलनी चाहिए, उसमें यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। तो रोड को कभी भी हमें, जो महामार्ग हैं, मुख्य महामार्ग, उनको कभी भी घनी आबादी से होकर नहीं गुजरना चाहिए। इसके लिए आप आगे मैं पढ़ाऊँगा, है ना, इसके लिए आपने रिंग रोड का निर्माण कराया है, इसके लिए आपने एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया है ना। तो इस तरीके से कंट्री साइड रोड का निर्माण कराएंगे। उसके बाद जो रोड का आधार हो वो दलदली भूमि पर नहीं होना चाहिए। कई बार इस पॉइंट को मैं विस्तार से बता चुका हूँ। न्यूनतम पुल पुलिया होनी चाहिए, है ना, पुल बोले तो ब्रिज, पुलिया बोले तो कलवर्ट, है ना। फिर समकोण पारक, जहाँ भी क्रॉसिंग हो, जैसे ब्रिज में मैंने बताया कि आपका न्यूनतम डिस्टेंस पे क्रॉसिंग होनी चाहिए, है ना, वैसे ही 90 डिग्री पर ही रोड क्रॉस होनी चाहिए, समकोण पारक होना चाहिए। अब बात करते हैं पहाड़ी सड़कों के लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया है। तो उसके लिए जो नॉर्मल समतल रोडों में नहीं होता है, समतल रोड्स में नहीं होता है, तो पहाड़ी सड़कों के लिए क्या है, भूस्खलन से बचाव, है ना। जब भूस्खलन से बचाव, भूस्खलन क्या है, जब रोड ढाल पे होती है
तो उसके मिट्टी की दरारें फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पर कटान फटान इस तरह की दरारों की संभावनाएं कम हों। उसके बाद आप बात करते हैं कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत मोड़ होता है, तो हमें कभी अनावश्यक मोड़ नहीं देने हैं, जिगजैग नहीं देना है। आप इन सरल भाषा में कह सकते हैं चिमटा मोड़ नहीं देना है। उसके बाद सरल उतार चढ़ाव, जैसे बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि ग्रेडियंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी बात करेंगे। बहुत जो उतार चढ़ाव हो वो भी बहुत तीखे ना हो, जिससे वाहनों को चढ़ने में बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़े, है ना। आप लोग नैनीताल गए होंगे, वहाँ देखा होगा कि कई जगहों पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, कई जगहों बहुत जगह तीखे मोड़ हैं, है ना। तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर न्यूनतम कटाव भराव, सेम मैच, सरल तल ग्रहण, है ना। तो अगर पहाड़ी सड़कों में ऊंचाई प्राप्त करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ी दूर डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये है, तो आप यहाँ अगर यहाँ से चढ़ना शुरू करें तो डिस्टेंस कम है लेकिन ऊंचाई एंगल ज़्यादा है, तो आप पीछे से लीजिए, है ना। तो अगर कहीं पर ऊंचाई प्राप्त करना है, ठीक है, तो हम उसको एक तो कई बार में ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ठीक है, और इसको अनावश्यक रूप से निचले तल पर नहीं लाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि पहाड़ी सड़कों में ऊंचाई प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए सड़क के एक बार ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर इसे अनावश्यक रूप से निचले तल पर नहीं लाना चाहिए, है ना। अब ये नहीं है कि जैसे आपने यहाँ पहुँच गए, अब उसके बाद फिर गिर गए, फिर नीचे ले आए, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे ही है तो फिर ऊपर ले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसको थोड़ी फिलिंग कर लीजिए और थोड़ा लेवल में लेके आइए। इस तरीके से हम डिज़ाइन रोड करेंगे। और फिर एक और मैंने पॉइंट बताया कि जब भी आप ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं तो ऊंचाई भी आपको थोड़ी दूरी से ही प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कम दूरी की ढालें। सड़क को लंबी दूरी तक अनुलंब ढालें नहीं देनी चाहिए। कुछ चढ़ाई के बाद सड़क समतल रखनी चाहिए, उसके बाद चढ़ाई करते करते को राहत मिल सके। देखिए, इस पॉइंट को शायद आप ना समझ पाए हों तो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये आपकी रोड है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें कोई रोड इस पे बनानी है, तो हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए। अगर हमें कहीं यहाँ पर देना है तो चले गए, उसके बाद फिर नीचे आना है, फिर थोड़ी दूर तक समतल रहना है। तो हमें ऐसा नहीं है ऊंचाई देने के बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएं और नीचे ले जाने के बाद फिर ऊपर करें। तो इस तरीके से ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है, हम ऊंचाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद थोड़ी दूर समतल रखें, फिर ऊंचाई दें, फिर समतल रखें। इस तरीके से कार्य करेंगे। एक कम दूरी की ढालें देंगे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दूर तक उसे ढाल ही देते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको यह पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगला पॉइंट मैं इसके बाद आपको डिस्कशन करूंगा। इस लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा, तब तक आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। एक बात मैं आपसे और बता देता हूं, बहुत सारे पॉइंट, चूँकि मैं भी एक इंसान हूं, अगर मुझसे कुछ पॉइंट कहीं पर मिस हो जाता है, रह जाता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ भी प्रैक्टिकल चीज़ कुछ भी आपको समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ आपने कहीं देखी नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को पिक्स जो है आपके इसके साथ लेक्चर के साथ डालने की, जिससे आप उसको सड़क पर देख पाएँ। अधिकांशतः होता यह है, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि अगर सर हम उसको देख लें तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही रहे हैं कभी, तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि आप लोग को जो चीज़ प्रैक्टिकल में है, साइट पर है, वह मैं दिखा सकूँ कि भाई रोड कैम्बर कहाँ होता है, आपका कर्व कहाँ है। तो इस तरीके की चीज़ें, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कर्व में और कर्व में, है ना। तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जहाँ पर जो पॉइंट आते रहेंगे, मैं इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता रहूँगा। बुक की लैंग्वेज जो पेपर में आपको लिखना है, उसके लिए नोट्स आपके दे रहा हूँ, नोट्स आपको प्रोवाइड ही कर रहा हूँ PDF फॉर्म में। यहाँ लेक्चर में भी उस लैंग्वेज में भी बता रहा हूँ, प्लस जो है जो जनरल भाषा है हमारी, जो आम भाषा है, उसमें आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी मैं कहीं पर कोई डाटा बताऊँगा हाईवे में,
तो वह डाटा अपने नोट्स बनाते टाइम या मेरी PDF में तो वह अलग कलर से होगा ही, उसको बहुत ही सुरक्षित रखिएगा। यह एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है, आपके कंपटीशन में बहुत ही काम आने वाला है। सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, हाईवे का पॉइंट अब बढ़ गए हैं। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं हाईवे से, क्योंकि यह डाटाबेस है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोग यह वीडियो अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, लोगों से शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट फ्रेंड्स।